Hello students and welcome to our YouTube channel The Unfiltered Education. So I am in front of you with another video lecture on The Hindu Analysis. तो आज है 15 अक्टूबर 2022 और आज का हम द हिंदू डिस्कस करने वाले हैं जिसके अंदर सारी इंपॉर्टेंट न्यूज हम डिस्कस करेंगे और एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। हमारा जितना भी डिस्कशन होगा ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, तो एंड तक जुड़े रहें और वीडियो को पूरा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा द हिंदू एनालिसिस। तो आज की हेडलाइंस की बात करते हैं और पहली न्यूज के बारे में डिस्कस करते हैं। 8 years आफ्टर अरेस्ट, हाईकोर्ट एक्विट्स फॉर्मर डीयू प्रोफेसर इन यूएपीए केस। अब हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, डायरेक्टली हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से या किसी और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, बट यहाँ पे एक चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो है यूएपीए केस। अब यूएपीए क्या है, इस चीज के बारे में आपको जानकारी होनी और ये कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से सेक्शन के थ्रू हमारे पास आता है, कौन से आर्टिकल के थ्रू आता है। तो ये आर्टिकल 22 से रिलेटेड है। अब आर्टिकल 22 क्या कहता है, इसको आपको बुक को खोलना है और पढ़ना है। सो आर्टिकल 22 इज अबाउट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। सर्टेन केसेस में वो प्रोटेक्शन देता है और वहां पे क्लियरली ये मेंशन्ड है कि अगर पार्लियामेंट कोई प्रिवेंटिव डिटेंशन का लॉ बनाता है तो वहां पे एप्लीकेबल होगा कि डिटेन किया जा सकता है। तो यूएपीए को हमें समझना है कि यूएपीए क्या है। यूएपीए में हाल फिलहाल में एक और अमेंडमेंट आया है जिसके बारे में आई होप आपको मालूम होगा। तो अगर आपको नहीं मालूम है तो सर्च करिए और प्लीज कमेंट सेक्शन में उसे जरूर मेंशन करिएगा। इसके लिए इतना ही रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, इसके अलावा इसके अंदर ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। From the perspective of exam, I am again saying it, whatever we are discussing from the perspective of exam. दूसरी न्यूज ये है कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात में होने वाले इलेक्शंस को आगे कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन अब होंगे नवंबर 12 को और गुजरात के इलेक्शंस की अभी तक कोई डेट नहीं आई है। इसी के चलते हुए अपोजिशन को काफी अच्छा मौका मिल गया, जिसकी वजह से वो तंज कस रहे हैं कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक मौका मिल जाएगा कि वो बड़े बड़े प्रॉमिसेस कर सकते हैं गुजरात के अंदर। तो अब हम बात करते हैं आज के एडिटोरियल की, दैट इज डू नॉट इग्नोर द रोल ऑफ द वुमन लाइफ स्टॉक फार्मर। जब हम वुमन की बात करते हैं तो वो मेजॉरिटी सेक्शन में अंडर रिप्रेजेंटेड रह जाती हैं, या फिर जहां पे उन्हें जितनी एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए या जितनी एक्नॉलेजमेंट मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पाती। ये इंडियन सोसाइटी या फिर आप किसी भी सोसाइटी को उठा के देख लीजिए, वहां पे ये पाया जाता है। बट यहाँ पे स्पेसिफिकली बात की जाएगी लाइफ स्टॉक फार्मर्स की। तो कुछ बेसिक फैक्ट्स की बात कर लेते हैं जो इस आर्टिकल के अंदर दिया गया है। सबसे पहले ये बताया गया है कि 5% जो है नेशनल इनकम की वो लाइफ स्टॉक से आती है और 28% ऑफ एग्रीकल्चरल जीडीपी इन 2018 एंड 19 वो भी कहां से आया, लाइफ स्टॉक से आया। लाइफ स्टॉक के अंदर बेसिकली सारे एनिमल्स आ गए। अब क्यों आज हम इसकी बात कर रहे हैं, तो आज है इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन, अक्टूबर 15। तो इसके बारे में चर्चा की जाएगी। एग्रीकल्चर के अंदर जो इन्वॉल्वमेंट होता है वुमन का, उसके अंदर तो उन्हें कम ही एक्नॉलेज किया जाता है, बट उससे भी कम एक्नॉलेज किया जाता है लाइफ स्टॉक फार्मिंग के अंदर। उसके पीछे क्या क्या रीजन है और डेटा क्या बताता है, इसके बारे में इस आर्टिकल के अंदर दिया गया है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज है और जो रूरल वुमन है उनके बीच में बहुत ही एक डीप कनेक्शन है, क्योंकि 72% ऑफ द रूरल वुमन आर इंक्लूडेड इनटू द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। वो किसी भी तरीके से कृषि के साथ जुड़ी हुई है। उसके साथ साथ जो डेयरी कोऑपरेटिव्स थे उसके अंदर वुमन थी 5 मिलियन इन 2015 एंड 16। 5 मिलियन का मतलब हो गया 50 लाख। और जब हम इसी डेटा को 2020 और 21 के अंदर कंपेयर करते हैं तो आज वुमन बढ़ के हो गई हैं 54 लाख वुमन उसके अंदर इंक्लूडेड है। तो ये चीज हम देख पा रहे हैं। वुमन जो है 31% ऑफ द ऑल मेंबर्स ऑफ डेयरी प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स, 31% है, जो कि काफी ज्यादा है। अब हम बात करते हैं कि क्यों ऐसा माना जा रहा है कि वुमन लाइफ स्टॉक फार्मर की तरह ज्यादा एप्रिसिएशन नहीं पा रही है। तो इसका एक रीजन है कि जो डेटा कलेक्ट हो रहा है उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। और वो प्रॉब्लम क्या है, तो दो मेन इशू आ रहे हैं डेटा कलेक्शन में। सबसे पहले ये एक पीरियोडिक काम है, आपने सुबह थोड़ा किया, फिर दोपहर में किया, फिर शाम को किया, फिर रात को किया, तो आपको पूरे दिन वहां पे प्रेजेंट रहने की जरूरत नहीं है। सेकंड, वुमन का खुद का इसकी तरफ आउटलुक, वो खुद उसे इस तरीके से नहीं देखती, एज ए इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं देखती। तो चलिए एक इसको एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। एक सर्वे जो कंडक्ट किया गया था कर्नाटका में, उसका यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। तो वुमन उठती है सुबह,
महिला, और जाके 10 मिनट के अंदर अंदर वो जितना भी उन्हें डंग या फिर बोल सकते हैं गोबर साफ करना होता है या साफ सफाई करनी होती है काउ डंग की, वो करके आ जाती हैं। सुबह 5:15 से लेके 5:25 के बीच में फिर जाते हैं और दूध निकाल के आ जाते हैं, जिसके अंदर 25 मिनट लगते हैं, लगभग 25 से 30 मिनट लगते हैं। उसके बाद वो साफ सफाई करते हैं, जितना भी वहां पे गंदगी है उसे हटाते हैं, क्लीन करते हैं, वॉश करते हैं, उसके लिए आप मान लीजिए अगले 30 मिनट लग जाते हैं। फिर वो जब कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने के लिए जाते हैं तो साथ में उन्हें ले जाती है वुमन, और वहां पे जो ग्राउंड होता है, वहां पे जो कैटल होता है वो ग्रेस करता है, अपने आप को फीड करता है, और फिर शाम को आते वक्त वापस उसे ले आती हैं, उसे फीड करती हैं, शाम को फिर से दूध निकालती हैं। दूध निकालने के बाद वो घर पे जाती हैं और अपना खाने पीने का काम करती हैं, जो भी उन्हें कुक करना है वो करती हैं, और रात को आने के बाद वापस उन्हें फीड करके अपना काम कंप्लीट करती है। तो ऑल एंड ऑल इसमें 3.5 घंटे के करीब लगते हैं। तो इसे इकोनॉमिक डेफिनेशन के अंदर एज ए इकोनॉमिक वर्क नहीं माना जाता। इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो डेटा कलेक्शन की मेथडोलॉजी है उसे चेंज कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम जो डोमेस्टिक ड्यूटी है उसे भी इंक्लूड कर सकते हैं, और इस तरीके से हम डेटा कलेक्शन के फ्रेमवर्क को चेंज करके इन्हें अंदर लेके आ सकते हैं। अब ये जो डेफिनेशन हम जिसके थ्रू चल रहे हैं उसकी वजह से अंडर एस्टिमेशन होती है। जो वुमन लाइफ स्टॉक फार्मिंग के अंदर इंक्लूडेड है वो सिर्फ 12 मिलियन बताई गई। बट जो हमने ऊपर डिस्कस किया, जो हमने अभी डिस्कस किया, उसके अनुसार क्या किया जा सकता है, इसको वापस रीडिफाइन किया जा सकता है। और अगर हम रीडिफाइन करते हैं तो एटलीस्ट 48 मिलियन वुमन जो है वो लाइफ स्टॉक फार्मिंग के अंदर इंक्लूडेड होंगी। उसके अलावा एक डेटा ये भी सजेस्ट करता है, जो कि आया है फ्रॉम फाउंडेशन फॉर एग्रीगेरियन स्टडीज इन कर्नाटका। ये कहता है कि जिस भी घर के अंदर कोई भी कैटल है, वहां की महिला एटलीस्ट 2 घंटे तो देती ही देती है उनको। और जब ब्रीडिंग सीजन होता है या फिर ऐसी सीजन होती है जहां पे हमें कैटल के लिए जो फॉडर है वो आसानी से नहीं मिल रहा, तो वहां पे 7 से 8 घंटे भी पर डे उनको जो है देने पड़ते। तो ये एक डेटा है जो हमें बताता है कि कितनी ज्यादा इन्वॉल्व है वुमन इस काम के अंदर, और उन्हें उतना उनका ड्यू क्रेडिट नहीं मिल पाता। और इन्हीं डेटा को सर्टिफाई किया नेशनल लाइफ स्टॉक पॉलिसी ऑफ 2013। उन्होंने बताया कि 70% ऑफ द लेबर फोर्स इज वुमन, और ये उन्होंने एक्नॉलेज किया। इसी चीज को आगे ले जाते हुए नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन के अंतर्गत ये बताया गया कि हम चाहते हैं कि जो लाइफ स्टॉक फार्मर्स हैं उनको हम क्रेडिट दें, उनको अपग्रेड करें और उनकी हेल्प करें। अब हम जानते हैं कि मेजर इश्यूज क्या क्या हैं। जो हमने जितना भी पढ़ा, जितना भी समझा इस आर्टिकल के अंदर, उसके अंदर से इसका कंक्लूजन डिराइव करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला इशू ये है कि ये जो डेटा जिस तरीके से कलेक्ट किया जा रहा है, इसकी वजह से अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है वुमन वर्क फोर्स को इन लाइफ स्टॉक फार्मिंग, जिसे हमें रेक्टिफाई करना है और उसे हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है, हटाना है। दूसरी चीज, जो लाइफ स्टॉक फार्मिंग के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट द्वारा, या जितनी भी तरीके की डेटा, या फिर हम बोल सकते हैं कि एजुकेट किया जाता है लाइफ स्टॉक फार्मर्स को, उसके अंदर वुमन जो है ज्यादा इंक्लूडेड नहीं है। सर्वे के अंदर ये पाया गया कि एक विलेज के अंदर 2 या 3 महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें इन सारी चीजों की जानकारी है। थर्ड, वुमन के पास इनफ कोलेटरल नहीं होता, उनके पास इतनी कोई जमा पूंजी नहीं होती या प्रॉपर्टी नहीं होती जिसके एवज में, जिसके बदले में वो लोन ले सकें ताकि वो लाइफ स्टॉक को परचेज कर सकें। तो उनके पास ये पावर भी नहीं रह पाती। और जो क्रेडिट फैसिलिटी है, जो गवर्नमेंट क्रेडिट फैसिलिटी देती है किसान को, उसके अंदर कितनी वुमन इंक्लूडेड थी उसकी भी कोई हमारे पास स्पेसिफिक डेटा नहीं है। फोर्थ, वुमन के पास टेक्निकल नॉलेज कम है। ये सर्वे के अंदर पाया गया कि कौन सी ब्रीड सेलेक्ट करनी है, किस तरीके से वेटनरी केयर लेनी है, ये सारी चीजों की जो इंफॉर्मेशन है वो मैन के पास वहां पे ज्यादा है, इसलिए उनकी हेल्प ली जाती है। सो अगेन द डिसीजन मेकिंग गोज इन द हैंड ऑफ मैन। फिफ्थ पॉइंट, कि जब हम बात करते हैं सारा काम करने की, सारी चीजें देखने की, उसके बाद एक पॉइंट आता है जब आपको रेन्यूमरेशन मिलती है, उसका बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पे जिस तरीके से डेयरी बोर्ड फंक्शन करती हैं, वुमन को उसका आइडिया भी नहीं होता रूरल बैकग्राउंड में, और उन पावर को फंक्शन करते हैं मैन। अगेन all the decision making and all what we can say profit and remuneration goes in the hand of मैन, जो कि काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो इन सारी चीजों को हमें रेक्टिफाई करना है अगर हम चाहते हैं कि वुमन जो है वो लाइफ स्टॉक फार्मिंग के अंदर आगे आए, जिसके अंदर उनका मेजॉरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन है। अराउंड 70% ऑफ द लाइफ स्टॉक फार्मर्स आर वुमन। तो हम ये चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम सारी रेक्टिफाई हो और ये सारी चीजें कवर। अब हम बात करते हैं इंडिया के फार्मास्यूटिकल सेक्टर की।
आप सब ये चीज जानते हैं दैट इंडिया इज नोन एज द फार्मेसी ऑफ द थर्ड वर्ल्ड। जितने भी गरीब देश हैं वहां पे हमारी दवाइयां जाती हैं, हम वहां पे हमारी मेडिसिन एक्सपोर्ट करते हैं। बट किस तरीके की मेडिसिन एक्सपोर्ट हो रही है और उस पे किस तरीके की गतिविधि हो रही है, आज उसको जानने की कोशिश करेंगे। सो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, CDSCO, इसने हरियाणा बेस्ड मेडन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड को अब दवाइयां बनाने से मना कर दिया है, उन्हें बैन कर दिया है और उन पे काफी ज्यादा जो है कार्रवाई भी की जा रही है। इसके पीछे रीजन क्या है? तो इसके पीछे रीजन ये है कि इन्होंने गैम्बिया के अंदर एक मेडिसिन एक्सपोर्ट की, कफ सिरप एक्सपोर्ट किया, जिसके अंदर ऐसा माना जा रहा है कि डाई एथिलीन ग्लाइकोल एज वेल एज एथिलीन ग्लाइकोल, इसकी मात्रा ज्यादा है, जिसे DEG भी बोला जाता है। और इसकी वजह से एक्यूट किडनी फेलियर, मतलब किडनी फेल हो जाती है। और यही चीज को देखते हुए वहां पे जो 66 बच्चों की डेथ हुई है उसको इसके साथ रिलेट किया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि इस दवाई के कारण ही उनकी डेथ हुई है। अब इंडिया ने जो है इसे काफी ज्यादा सीरियसली लिया है और ये जो मैन्युफैक्चरर है इनके ऊपर अंडर द इंडियाज ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट काफी बढ़िया तरीके से कार्रवाई की जा रही है। इन पे 10 साल तक की इम्प्रिजनमेंट की भी प्रोविजन है, एज वेल एज फाइन अप टू 10 लाख ये उन पे लगाया जा सकता है। गौर करने वाली चीज यहाँ पे ये है कि इंडिया ने कभी भी ये जो प्रोविजंस है इनको इतना प्रॉपरली एक्सरसाइज नहीं किया है। आपको अगर एक एग्जांपल लेके मैं समझाने की कोशिश करूं जो इस आर्टिकल के अंदर दिया गया है, इन 2020 कफ सिरप मेड बाय हिमाचल प्रदेश बेस्ड डिजिटल विजन किल्ड 13 चिल्ड्रन इन जम्मू एंड हिमाचल प्रदेश। वहां पे भी सेम घटना घटी बट उसको इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। वो हम बोल सकते हैं कहीं ना कहीं अपने आप दबके रह गई। बट अभी क्या इतना इंपॉर्टेंट हो गया? अभी क्या ऐसी अलग घटना घट गई जिसकी वजह से इसको इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है? तो उसका एक रीजन ये है कि इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हाईलाइट किया है और अब ये इंटरनेशनल बन गया, क्योंकि जो घटना घटी है वो गैम्बिया में घटी है, इंडिया के अंदर नहीं घटी। अब इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि इस तरीके की चीजों के ऊपर ध्यान दिया जाए। जैसे कि हम बात कर रहे हैं मेडन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की, तो इनके जो प्रोडक्ट्स थे वो केरला के अंदर ऑलरेडी बैन थे। और जब हम बात करते हैं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु ने बताया था कि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो सब स्टैंडर्ड हैं। ये एक ही कंपोजिशन को, एक ही तरीके की दवाई को अलग अलग लेबल के अंदर बेच रहे थे। तो इनकी जो वर्किंग थी वो काफी ग्रे एरिया में आ रही थी और ये सही से फंक्शन नहीं कर रहे थे, ये साफ साफ दिख रहा था। अब इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि इस तरीके की जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उन पे जितनी जल्दी हो सके ताला लगाया जाए। इंडिया का जो ड्रग कंट्रोल है या हम बोल सकते हैं ड्रग इंस्पेक्शन है उसको और ज्यादा मजबूत किया जाए, क्योंकि अगर इंडिया को थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने हैं, अपने ड्रग्स एक्सपोर्ट करने हैं, तो उसे क्वालिटी का ध्यान देना होगा, उन्हें इन सारी चीजों का ध्यान देना होगा। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई। अब हम बात करते हैं नासा के एक मिशन की जिसका नाम है डार्ट, जो उन्होंने हाल फिलहाल में लॉन्च किया और इसकी डेट थी सितंबर 27। सुबह 4:44 में उन्होंने ये काम किया। अब ये बेसिकली चीज क्या है उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। ये डार्ट एक स्मॉल स्पेसक्राफ्ट है जिसका फुल नेम है डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट। अब सिंपली आप समझ सकते हो कि काम क्या था कि जो एस्ट्रॉइड हैं जो इन फ्यूचर अर्थ की तरफ आएंगे उन्हें रीडायरेक्ट करने की कोशिश की जाएगी। ये एक टेस्ट था। अब ये टेस्ट किस पे कंडक्ट किया गया, कौन से एस्ट्रॉइड पे कंडक्ट किया गया? तो 160 मीटर वाइड एस्टेरॉइड डायमोरफोस, जो किसके अराउंड ऑर्बिट कर रहा था? डाइडिमोस, इसके अराउंड ऑर्बिट कर रहा था। और ये हमसे कितनी दूर था? तो ये हमसे 11.2 मिलियन किलोमीटर दूर था और ये किसी भी हालत में हमारे 6.4 मिलियन किलोमीटर से ज्यादा नजदीक नहीं आ सकता। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या जरूरत पड़ गई, वो अपना काम कर रहा था, घूम रहा था बेचारा सन के अराउंड, क्यों उसे इतना मारा? तो द रीजन बिहाइंड दैट वाज दैट इट वाज अ टेस्ट। ये एक टेस्ट किया गया ताकि इन फ्यूचर कोई अर्थ की तरफ एस्टेरॉइड आए तो उसे रीडायरेक्ट किया जा सके, उसे हटाया जा सके। अब ये जो टेस्ट किया गया इससे थोड़ी सक्सेस हमें हासिल हुई। इससे हमें ये मालूम चला कि ऐसा किया जा सकता है, क्योंकि इम्पैक्ट के बाद हमने देखा कि 32 मिनट का डिफरेंस आया है उसके ऑर्बिटल पीरियड में। मतलब पहले जो वो ऑर्बिट कंप्लीट कर रहा था 11 आवर्स एंड 55 मिनट्स में कर रहा था और इम्पैक्ट के बाद उसने ऑर्बिट कंप्लीट करी 11 आवर्स एंड 23 मिनट्स के अंदर। तो हम नज कर सकते हैं, हम उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं हम जिस तरीके से चाहें। इसी के साथ साथ हम ऐसा भी चाहते हैं कि कोई ऐसा एस्ट्रॉइड हो जिसमें बहुत ज्यादा मिनरल्स हो, तो हम उसे अर्थ की ऑर्बिट के पास लाएं
और वहां से उसके रिसोर्सेज जो है हम एक्सट्रैक्ट कर सकें, उन रिसोर्सेज को हम हमारे डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकें। ये इसका एक और ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा चाइना भी ऐसा कुछ प्लान कर रहा है। 40 मीटर वाइड अर्थ क्रॉसिंग एस्टेरॉइड नेम्ड 2020 PN1 बाय 2026। इस समय तक ये जो है इसके ऊपर इसी तरीके का एक टेस्ट करने की सोच रहा है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है ह्यूमन लाइफ के लिए, उसे समझने की कोशिश कर। चिक्सुलुप crater is the remainder of the impact of 10-kilometer wide large asteroid that fell on the Earth 66 million ago and wiped out nearly 75% of plant and animal life. अब ये क्रेटर हमें इस चीज का एहसास दिलाता है कि कितना इंपॉर्टेंट है एस्टेरॉइड्स को रीडायरेक्ट करना, क्योंकि किसी भी कंडीशन में अगर वो अर्थ पे आके टकराते हैं तो ह्यूमन लाइफ और वेजिटेशन और सबको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। इसका एक एग्जांपल लेके यहाँ पे समझाया गया है कि अगर 100 मीटर वाइड एक एस्टेरॉइड टकराता है तो चेन्नई जैसी सिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी होगा। तो यहाँ पे ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस तरीके के मिशन हो आगे भी, ताकि हम ह्यूमन लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकें, वेजिटेशन को प्रोटेक्ट कर सकें एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट। So this is all about today's video lecture. I hope you liked it. Thank you very much for watching and please like, share and subscribe. और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो किसी भी तरीके की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। Thank you very much for watching.